नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज मुंबई के बीकेसी मैदान में महाविकास अघाड़ी की रैली हुई और इस रैली में गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें छात्र और किसानों के लिए कई वादे किए गए। रैली में उमड़ी जबरदस्त भीड़ से उत्साहित गठबंधन के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि 23 नवंबर को शिंदे सरकार की विदाई होगी। रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस रैली से पहले राहुल गांधी नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि देश में जाति जनगणना होगी और इससे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी शक्ति है और हमारी भूमिका क्या है। जाति जनगणना सभी वर्ग के विकास को गति देगी। राहुल ने यह भी कहा कि हम 50% की आरक्षण सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे। आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। हमें देश को बताना होगा कि हम देश में हाशिए पर पड़े 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं। संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो केवल एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आरएसएस और बीजेपी के लोग जब संविधान पर हमला करते हैं, तब वे देश की आवाज पर हमला कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस संविधान पर सीधा हमला नहीं कर सकता। अगर वो इसके खिलाफ आगे आकर लड़े तो 5 मिनट में हार जाएगा। ये लोग विकास, प्रगति और अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों के पीछे छिपकर हमला करने आते हैं, लेकिन संविधान पर हमला देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी शासित राज्यों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई पहले से ही विवादित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है, लेकिन अब एक मकान पर बुलडोजर चलवाने के कारण योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप रातों रात घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध विध्वंस के लिए जिसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, उस युवक को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट 2020 में दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने सरकारी अधिकारियों द्वारा बुलडोजर से उसके घर के ध्वस्त किए जाने के खिलाफ शिकायत की थी। दरअसल 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान जमीन हासिल करने के लिए यह कार्रवाई की गई। एनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस घर का ज्यादा से ज्यादा 3.70 वर्ग मीटर का क्षेत्र अतिक्रमण था, लेकिन इस पर पूरे घर को ध्वस्त करना सही नहीं था। इस पर कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया था। कोर्ट के इस फैसले का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। बुलडोजर कार्रवाई पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह केवल सरकार को खुश करने के लिए किया जा रहा है। वहीं सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्थानीय स्तर पर अपना हिसाब बराबर करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। बुलडोजर चलाने का ये चलन बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अजीत पवार के हाथ से घड़ी फिसलती दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को जबरदस्त फटकार लगा दी। कोर्ट ने अजीत पवार की अगुवाई वाली राकांपा को 36 घंटे के अंदर अखबारों में डिस्क्लेमर जारी करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने उन्हें यानी अजीत पवार गुट को चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ थी। 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे के अंदर अजीत पवार गुट समाचार पत्रों में डिस्क्लेमर प्रकाशित कराएं। शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश की रोज अवहेलना की जा रही है। सुनवाई के बाद अदालत ने साफ किया कि एनसीपी को घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मामला अदालत में विचाराधीन है। ये सूचना स्पष्ट रूप से प्रकाशित करानी होगी, विशेष तौर पर मराठी अखबारों में भी प्रकाशित किया जाए। कोर्ट ने अजीत पवार गुट से अनुपालन रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि चुनावी माहौल के बीच अदालतों में अपना समय बर्बाद ना करें। अदालत ने दोनों दलों से कहा कि जमीन पर जाएं और मतदाताओं को अपनी नीतियों से प्रभावित कर उनके वोट मांगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त फटकार के बाद जानकार दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार ने अगर कोर्ट के आदेश की एक बार और अवहेलना की तो अजीत पवार से घड़ी चुनाव निशान छीना भी जा सकता है।
अब देखना होगा कि अजीत पवार कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं या नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप को 300 से भी ज्यादा इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस 228 तक ही सिमट गए। यहां बहुमत का आंकड़ा 270 का है। डोनाल्ड ट्रंप 8 साल पहले हिलेरी क्लिंटन को हराकर पहली बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 2020 में ट्रंप को जो बाइडेन ने सत्ता से बाहर कर दिया था और अब एक बार फिर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप की पार्टी को अमेरिकी संसद कांग्रेस में भी बहुमत मिला है। रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट यानी ऊपरी सदन में बहुमत से 2 ज्यादा कुल 52 सीटें जीत ली है और निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ट्रंप की पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। जीत हासिल करने के बाद ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। मैं देश की सभी समस्याओं को दूर करूंगा, अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। वहीं उनकी जीत पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कई हस्तियों ने बधाई दी। वहीं कमला हैरिस के समर्थकों में निराशा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद नई विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के तीसरे दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके विरोध में बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर हवा में फेंक दी। बीजेपी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने देने पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की चेतावनी दी, लेकिन बीजेपी ने विरोध जारी रखा, जिसके बाद दोनों पक्षों ने प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में नारे लगाए। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए एनसी पर आरोप लगाया कि ये अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहा है, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला फाइनल है। वहीं सदन में हो रहे हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके विरोध में बीजेपी के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। वही विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने सिर्फ विशेष दर्जे की वकालत की है, जिसे 2019 में छीन लिया गया था। अगर बीजेपी के नेता भी नार्को टेस्ट करवाएंगे तो यही पता चलेगा कि वे भी ऐसा चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं और वहां रोजगार पा रहे हैं। ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। बता दें कि पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा लेने और अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा किया था, जिस पर सीएम उमर लगातार काम कर में हर तरफ चुनाव प्रचार का शोर गूंज रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी रैलियों में बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड की माटी की दुश्मन है, आदिवासियों मूलवासियों को अपनी माटी से खदेड़ना चाहती है और इन बेईमानों का षड्यंत्र से लड़ते लड़ते हमको जेल में भी डाल दिया और जेल में डालने के पीछे इनका यही उद्देश्य था कि सरकार गिराएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का चीन का दीवार है, कोई इसको लांघ के नहीं जा सकता है। जो चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की योजनाओं की भी बात की। बिजली बिल माफ करने से लेकर मैया सम्मान योजना तक का जिक्र किया। वहीं कल्पना सोरेन के निशाने पर बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी रही। कल्पना सोरेन ने सिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आजसू ने सिल्ली को केवल बांटने और विकास से दूर रखने का काम किया है। जेएमएम विधायक ने बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट किया कि जब झारखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी, तब हमारा प्रदेश विकास से कोसों दूर खड़ा था। बीजेपी ने झारखंड को एक अवसर के रूप में नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखा और झारखंड को लूटने और हमारे संसाधनों को दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भेजने का काम किया। लेकिन अब झारखंड की जनता सचेत है, जागरूक है और इस बार वो झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी। इस बीच बिहार के कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने भी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं पार्टी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता सिमोन माल्तो ने अपने समर्थकों के साथ जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोकने को लेकर चुनाव आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब मांग लिया है। जेएमएम का आरोप था कि पीएम मोदी के दौरे का हवाला देते हुए सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने इस पर राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप की मांग। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि हर एक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है
और वो पब्लिक वेलफेयर के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा अय्यर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कड़ी आपत्ति जताई। दोनों जजों ने सीजेआई की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया। जस्टिस नागरत्ना ने सीजेआई की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था, हमारा काम आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं है, बल्कि संविधान के निर्माताओं की इच्छा को लागू कर आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखनी है। कृष्णा अय्यर का सिद्धांत संविधान की लचीली और व्यापक भावना के विपरीत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की साइट पर प्रकाशित अंतिम फैसले में इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया है। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी जस्टिस कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी के नजरिए का समर्थन किया और सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस आलोचना को रहने दिया जाता तो बेहतर होता। बताते चले कि जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की सीजेआई बनने वाली हैं। वहीं 10 नवंबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरा